हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 7 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए फिर बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया? थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित करने वाला देश जापान है। धबली सिंह भारत के मणिपुर राज्य के एलोपैथिक चिकित्सक हैं। धबली सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इम्फाल युद्ध हुआ था उसकी 70वीं वर्षगांठ पे एक आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जापानीज नागरिक और जापानीज दूतावास के अधिकारियों को भाग लेने के लिए बुलाया और ये लोग भाग लेने के लिए इसमें आए भी। और साथ ही साथ पिछले साल धबली सिंह ने इम्फाल शांति फाउंडेशन का शुभारंभ किया था। इसमें इनकी मदद दो फाउंडेशन ने और की थी, जो दोनों जापानीज़ हैं। एक सासाकावा शांति फाउंडेशन और दूसरा जापान निपॉन फाउंडेशन का समर्थन इनको मिला था। तब इन्होंने इम्फाल शांति फाउंडेशन की शुभारंभ किया था पिछले साल। और ये इम्फाल हमें पता ही है कि मणिपुर की राजधानी, और धबली सिंह मणिपुर के एलोपैथिक चिकित्सक हैं, तो वहीं इम्फाल में ही इन्होंने, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही इन्होंने इम्फाल शांति फाउंडेशन की शुरुआत की थी। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। अब देखिए, इनका जो ये अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, यहीं से आप देख सकते हैं कि इसको उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहाँ पे दिखाई देता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है, प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जापान के राजा इस समय नारुहितो हैं और जापान के युग का नाम रीवा है। जापान में एक परंपरा है कि जब वहाँ के राजा परिवर्तित होते हैं तो युग का भी परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि युग का नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है। नारुहितो के पहले आकिहितो वहाँ के राजा थे और उस समय युग का नाम क्या था? हयाशी युग था। अभी नारुहितो के समय रीवा युग वहाँ पे चल रहा है, जो कि पिछले साल ही शुरुआत हुई है रीवा युग की जापान में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं, सीएम एन बीरेन सिंह हैं, और यहाँ पे जो फेमस है वो है एक लोकटक झील और एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजावो राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसने सम्मानित किया धबली सिंह को? धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जापान ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार प्रदान करने की सूची में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर इस सूची में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने का काम छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, और उसके बाद फिर राजस्थान है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। ये आंकड़े जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार हैं। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार दिया है। ये क्या है? मनरेगा क्या है? ये वर्ष 2005 में चलाई गई भारत सरकार की अकुशल कामगारों के लिए एक साल में कम से कम 100 दिन की गारंटी योजना है। मनरेगा के तहत जो अकुशल कारीगर हैं, जैसे जो खेतों में काम करते हैं, जिनके पास कोई कुशलता नहीं है, उनको मिनिमम सरकार 100 दिन की गारंटी योजना पूरे देश में इस योजना के तहत देती है। इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की देखरेख में राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा के में अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाली सूची में सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल हैं, तथा ये भूपेंद्र बघेल किस पार्टी के हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। छत्तीसगढ़ में ही एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे याद रख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर स्थित मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसकी 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सिंगापुर की मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने महिंद्रा एसेंट मैनेजमेंट कंपनी की
49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। मनुलाइफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये टोरंटो कनाडा में है। इसके सीईओ राय गौरी हैं। महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का ही एक हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ आशुतोष विश्नोई हैं। कुछ और देख लेते हैं शेयर का। रिलायंस जियो का 9.9% शेयर फेसबुक ने खरीदा है। एचडीएफसी का 1.01% शेयर चाइना के सेंट्रल बैंक यानी कि पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने खरीदा है। तो इसका कौन सा कुछ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सिंगापुर स्थित मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेज प्राइवेट लिमिटेड ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अमेरिका स्थित तकनीकी कंपनी स्काई ट्रेन में 26.3% हिस्सेदारी बढ़ा ली है। 26.3% हिस्सेदारी जिसने बढ़ाई है उसका नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड ने अमेरिका की कंपनी स्काई ट्रेन में 26.3% हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर ये रिलायंस की ही पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर का जो पेरेंट कंपनी है वो रिलायंस ही है। स्काई ट्रेन का हेडक्वार्टर इरविन कैलिफोर्निया में है। इसके चेयरमैन और सीईओ जेरी सैंडर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ आपके मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसे हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों पर फॉविपीरावीर एंटीवायरल गोलियों के नैदानिक परीक्षण करने के लिए भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से मंजूरी मिली है। फॉविपीरावीर ये दवा एंटीवायरल गोली का नाम है फॉविपीरावीर। इस पे जो ये एक एंटीवायरल दवा है, इसका उपयोग कुछ देशों में कोविड-19 के उपचार के लिए किया जा रहा है। अब इसके परीक्षण की अनुमति डीसीजीआई द्वारा ग्लेनमार्क कंपनी को दिया गया है। फॉविपीरावीर जो कि एंटीवायरल गोली है, इसके परीक्षण की अनुमति डीसीजीआई द्वारा ग्लेनमार्क कंपनी को दिया गया है। ग्लेनमार्क का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन और एमडी ग्लेन सहलनंदा हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को फॉविपीरावीर एंटीवायरल गोलियों के नैदानिक परीक्षण की अनुमति डीसीजीआई द्वारा यानी कि भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से मंजूरी मिली है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने #वी विल विन अभियान की शुरुआत की। #वी विल अभियान कोविड-19 से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को जो है एक हौसला बुलंद करने के लिए चलाया गया। ये अभियान चलाया जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने यानी कि फीफा ने #वी विल विन अभियान से एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें वर्तमान और पूर्व के 50 फुटबॉल खिलाड़ियों को चित्रित किया गया है। इसमें भारत के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 108 है। अभी अप्रैल में ही फीफा ने एक रैंकिंग जारी की जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है 108 है और फर्स्ट रैंक फीफा रैंकिंग में बेल्जियम का है। भारत के इस समय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं। तो वी विल विन अभियान की शुरुआत की फीफा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द रूम वेयर इट हैपन ए वाइट हाउस मेमोयर नाम की पुस्तक लिखी। द रूम वेयर इट हैपन्स ए वाइट हाउस मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। इस पुस्तक में इन्होंने ट्रंप के कार्यों की आलोचना की है
2019 में सीनेट में हुए महाभियोग परीक्षण पर भी इन्होंने ट्रंप की ही आलोचना की है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास तथा मुख्य कार्यस्थल होता है। सीनेट अमेरिका के सदन का नाम है। देखिए, सीनेट क्या है? अमेरिका के सदन का नाम है। तथा व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति की आधिकारिक निवास है। अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पर रहता है तथा यहीं से सारे कार्यों को करता है। तो द रूम वेयर इट हैपन्स, ए व्हाइट हाउस मेमोयर, इसको लिखा है जॉन बोल्टन ने। इसमें इन्होंने मुख्यतः डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है, जो इस समय अमेरिका के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र तेज सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के सीईओ थे? रुद्र तेज सिंह BMW इंडिया के सीईओ थे। BMW इंडिया के पहले भारतीय सीईओ रुद्र तेज सिंह ही थे। BMW जर्मन ऑटोमोटिव कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है। BMW कार और मोटरसाइकिल दोनों बनाती है। इसके चेयरमैन ओलिवर जिप्सी हैं। इसके चेयरमैन BMW के चेयरमैन ओलिवर जिप्सी हैं। BMW कार और मोटरसाइकिल दोनों बनाती है, हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जैज़ क्या है? जैज़ म्यूजिक का एक प्रकार है। जैसे हिप हॉप, रैप, ये सब म्यूजिक ही है। रैप म्यूजिक होती है, हिप हॉप म्यूजिक होती है, वैसे ही जैज़ भी एक म्यूजिक का प्रकार है। यूनेस्को द्वारा जैज़ म्यूजिक को विश्व विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है और 30 अप्रैल को यूनेस्को विश्व जैज़ दिवस के रूप में मनाता है इसे। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी विश्व की धरोहर हैं उन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक जो है सहायक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। तो जैज़ दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, BPPI, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया द्वारा विकसित जन औषधि सुगम है। VPPI किस भारतीय विभाग के अंतर्गत आता है? जन औषधि सुगम एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह भारत सरकार के रसायन, उर्वरक और फार्मास्यूटिकल मंत्रालय के अधीन कार्यरत VPPI यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जन औषधि सुगम एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार के रसायन, उर्वरक और फार्मास्यूटिकल मंत्रालय के अधीन कार्यरत BPPI यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का पता लगाने में मदद करना, कोविड-19 महामारी के दौरान रोगियों और बुजुर्गों के लिए घर तक सेवा प्रदान करना है। क्या है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में जो है ये केंद्र सरकार की एक पहल है जिसमें लोगों को सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए और लोगों को घर तक इसकी सेवा पहुंचाने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की लोकेशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पे जो दवाएं मिलती हैं उनको लोगों के घरों तक, इससे कोविड-19 महामारी के दौरान बुजुर्गों और रोगियों के घरों तक इसको पहुंचाने की सेवा प्रदान करने के लिए ही जन औषधि सुगम विकसित किया गया है। तो BPPI किसके अंतर्गत आता है? किस भारतीय विभाग के अंतर्गत आता है? ये फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आता है। VPPI के CEO हैं सचिन कुमार सिंह। हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कौन है? ये हैं DV सदानंद गौड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कितने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा में गिरने का जोखिम है? देखिए, जो कोविड-19 कोरोना वायरस का नकारात्मक प्रभाव हुआ है, उस प्रभाव में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में उसने भारत के लगभग 400 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा में गिरने का जोखिम बताया है।
1 मिलियन कितने लोग होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, यानी 400 मिलियन में 40 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के अंदर गिर जाएंगे, गरीबी रेखा में आ जाएंगे इस कोविड-19 कोरोना वायरस के नकारात्मक प्रभाव के कारण। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर गाय राइडर हैं और एक दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अमेरिकी वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए विकास पूर्वानुमान क्या है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 क्या है, पहले ये देख लीजिए। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के समय को फाइनेंशियल ईयर 2021 कहते हैं। इसमें विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन संगठनों ने एक अनुमान दिया है भारत की। ये मतलब भारत की ही नहीं देते, ये लोग सभी देशों के देते हैं, लेकिन हम भारत के जो इन्होंने पूर्वानुमान लगाया भारत की जीडीपी की, भारत कितने प्रतिशत ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग सिर्फ भारत की करते हैं, जबकि ये कंपनियां और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन सभी देशों के लिए अपने अनुमान को निकालते हैं। तो उसी के तहत भारत की अमेरिकी वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स है। इसके अनुसार भारत फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के विकास का पूर्वानुमान क्या है? इसने पहले कहा था कि भारत 3.3% से बढ़ेगा, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद इसने अपने अनुमान को, पूर्वानुमान को बदल के भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 1.6% बताया है। गोल्डमैन सैक्स का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका, यानी कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो पूर्वानुमान है, मैं उसको यहाँ पे एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ, और जो जिनको भी नोट डाउन करना हो इसको वो नोट कर ले, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। देखिए, फिच ने 0.8% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया फाइनेंशियल ईयर 2021 में। मूडी ने भारत के लिए 0.2% जीडीपी का ग्रोथ अनुमान दिया है। मूडी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4% बताई गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है 1.5% से 2.8% तक का ग्रोथ रेट होगा भारत का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की ही एक संस्था है, जिसने भारत के विकास दर को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.9% बताया है। फिक्की FICCI द्वारा 5.5% विकास दर बताया गया फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के लिए। क्रिसिल ने CRISIL ने 1.8% का विकास दर बताया है भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021 में। यूनाइटेड नेशन ने 4.8% बताया है। यूनाइटेड नेशन दरअसल यूनाइटेड नेशन की एक मतलब सहायक कंपनी है, जिसको कहते हैं द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, जो कि एशिया के लिए इसको निकालती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ESCAP यूनाइटेड नेशन, इसमें ऐड कर देते हैं फिर ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में होगी वो 4.8 होगी। तो अगर यूनाइटेड नेशन की ग्रोथ रेट पूछा जाए भारत के लिए तब भी 4.8 आंसर होता है, और इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक द्वारा पूछा जाए कितनी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है तो भी 4.8 ही होगा, क्योंकि दोनों एशिया के लिए यूनाइटेड नेशन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का ही संगठन है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। पूरा नाम इसका क्या होता है? द यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। इसने 4.8% का अनुमान लगाया है। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये भारतीय है कंपनी है, मतलब भारतीय संगठन है, जिसने 9.9 से 1.5% का ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने 0.9% टू 1.5% का
ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के लिए लगाया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा 1.9% का ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 1.8% का ग्रोथ रेट लगाया है, 1.8% का पूर्वानुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के लिए। तो आप इसको रिपीट करके पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ क्वेश्चन क्या था कि अमेरिकी वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत का फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रोथ रेट कितना होगा, तो इनके अनुसार 1.6 ग्रोथ रेट होगा भारत का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण एशिया और प्रशांत। अभी देखिए इसको मैंने डिस्क्राइब किया था ESCAP यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक के अनुसार अस्थायी अर्थव्यवस्था की ओर शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 4.8% होगी। तो ये ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ये यूनाइटेड नेशन की एक सहायक संगठन है। यूनाइटेड नेशन का सहायक संगठन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है, जिसने भारत के लिए 4.8% का ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है वर्ष 2020 और 21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मुंबई स्थित बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB यानी कि BBB के अध्यक्ष के लिए सेवा के विस्तार को 2 साल के लिए मंजूरी दे दी है। वर्तमान BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा हैं। ऑप्शन ए। बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसका उद्देश्य पब्लिक सेक्टर बैंक के गवर्नेंस प्रणाली को इम्प्रूव करना है। मतलब कि कैसे बैंक सर्विस को पब्लिक के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जाए, बैंक बोर्ड ब्यूरो इसी पर हमेशा कार्य करता है, इस पर रिसर्च करता रहता है कि कैसे पब्लिक के लिए बैंक के कार्यों को और सुलभता के साथ उपलब्ध कराया जाए। और इसके अभी 2 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है भानु प्रताप शर्मा को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भानु प्रताप शर्मा, और इन्हीं को 2 साल के लिए विस्तार दे दिया गया है। इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 2020 को पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो WIPO की पेटेंट सहयोग संधि में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भरने में विश्व का अग्रणी बन गया है। WIPO में जो विश्व का अग्रणी बन गया है वो है चाइना। चाइना के बाद USA, फिर जापान। टॉप 3 जो पेटेंट भरने में टॉप के 3 देश हैं वो चाइना, USA और जापान है। भारत का इसमें रैंक 14वां है। क्या है WIPO? देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का प्रमुख कार्य विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो इसी के तहत ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सभी लोग अपने अपने चीज़ों का जो भी उनका मतलब खुद का संपदा है उनकी, उसको यहाँ पे आके पेटेंट कराने, जिससे उस पर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो सके। इसी के तहत एक संधि हुई थी और उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप अपने देश के लिए जो भी आपके देश का है उसे पेटेंट कराइए। कहाँ पे? WIPO में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें इस साल सबसे ज़्यादा पेटेंट कराने के लिए चाइना द्वारा फॉर्म भरा गया। फिर नंबर 2 पे जो देश था जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट कराने के लिए फॉर्म भरा वो USA था। तीसरे नंबर पे जापान द्वारा सबसे फॉर्म भरा गया और चौथे नंबर पे इंडिया द्वारा सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक जो है सहायक संस्था है जिसे कहते हैं NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ने चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। CSIR NCL स्थित है। CSIR NCL स्थित है पुणे में। देखिए क्या है कि CSL यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये CSIR के अधीन कार्य करती है। CSIR दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। इसी के अधीन कार्य करती है कौन कंपनी? NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। ये कहाँ पे है? ये पुणे में स्थित है। इसने समझौता किया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL से। किसके लिए? कि चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए। इसमें इन लोगों ने डिजिटल थर्मामीटर बनाने के लिए, जिससे कि फीवर को मेजर करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट बनाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन से संबंधित सब उपकरण बनाने के लिए, जो है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यंत्र बनाने के लिए। इन दोनों यानी कि डिजिटल थर्मामीटर और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यंत्र बनाने के लिए NCL ने BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से समझौता किया है। NCL पुणे में स्थित है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। NCEL जिसके अधीन कार्य करती है उसे CSIR कहते हैं, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IIL किस संस्थान की सहायक कंपनी है? IIL नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायक कंपनी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है, जिसमें ये लोग कोविड-19 के वैक्सीन को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत में रेबीज वैक्सीन प्रक्षेपण करने वाली पहली कंपनी थी। भारत में जिस कंपनी ने रेबीज वैक्सीन का प्रक्षेपण किया था सबसे पहले, वो कंपनी थी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड किसके अधीन है? ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधीन है। राष्ट्रीय डेयरी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ये सहायक कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंदा गुजरात में स्थित है। इसके फाउंडर वर्गीस कुरियन थे, और यही अमूल, जो कि दूध की भारत में सबसे अग्रणी कंपनी है अमूल, उसके फाउंडर भी वर्गीस कुरियन ही थे। और इन्होंने ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना की थी आनंदा गुजरात में। और इसी के अधीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड भी कार्य करता है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने ही ग्रिफिथ विश्वविद्यालय से कोविड-19 के वैक्सीन के लिए समझौता किया है। ग्रिफिथ विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेशनल यानी कि IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? मेमोर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि संस्मरण और गलत सूचना पुस्तक लिखी है जिम कैरी ने। ये कनेडियाई अमेरिकन है, हास्य अभिनेता हैं। इनके साथ इस पुस्तक में दाना वचेनो भी हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा इसमें। जिम कैरी और दाना वचेनो दोनों ने मिलकर मेमोर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक लिखी है। इस बुक में एक्टिंग, दोस्ती, रोमांस, किसी चीज़ की लत आदि से संबंधित सारी चीज़ों का एक विवरण किया गया है। पूरा उसका विस्तार से विवरण किया गया है। दोस्ती, रोमांस, एक्टिंग, किसी चीज़ की लत पकड़ लेना, इन्हीं सबसे संबंधित ये पुस्तक है। इससे पहले भी जिम कैरी ने पुस्तकें लिखी हैं। एक है डिज्नी का क्रिसमस रोल, और रोनाल्डो कैसे रोल करता है, रोनाल्डो कैसे रोड करता है, कैसे रोनाल्डो अपना रोल करता है, उस पर पुस्तक लिखी है इन्होंने। डिज्नी का क्रिसमस रोल, ये दो पुस्तक इन्होंने पहले भी लिखी है जिम कैरी ने। जिम कैरी खुद एक हास्य अभिनेता है। इनका वर्जिन कनाडाई अमेरिकन है। तो ऑप्शन
ए और बी इसमें दोनों करेक्ट हो जाएगा कि जिम कैरी और दाना वेचोनो दोनों ने मेमोर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द वाइजनार्ड सीरीज सीजन 1 किसने लिखी है? इसको लिखा है वेस्ले किंग और कोबे ब्रायंट ने, दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है द वाइजनार्ड सीरीज सीजन 1। यह पुस्तक त्याग, तनाव, अलौकिक सफलता, खेल के प्रति सच्चे समर्पण आदि की कल्पना पर लिखी गई है। तो द वाइजनार्ड सीरीज सीजन 1 लिखा है वेस्ले किंग और कोबे ब्रायंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी लेखक और रिपोर्टर जिसने द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप नाम से किताब लिखी है। मेलेनिया ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं। इन पर ये पुस्तक लिखी है मैरी जॉर्डन ने। मैरी जॉर्डन ने मेलेनिया ट्रंप पे पुस्तक लिखी है। मेलेनिया ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं। पुस्तक में मेलेनिया ट्रंप के 100 से अधिक इंटरव्यू पर लिखी गई, मतलब मेलेनिया ट्रंप के जो 100 से अधिक इंटरव्यू हैं उन पर ही ये पुस्तक लिखी है मैरी जॉर्डन ने। पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, ये प्रकाशित होगी, रिलीज होगी 16 जून 2020 को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।